साबित होती रही कि उन्होंने अपने जो ना साइंस और टेक्नोलॉजी पे फोकस ज़्यादा रखा। हम लोगों ने साइंस और टेक्नोलॉजी पर नहीं, लेकिन कुछ आइडियोलॉजिकल टॉक्सिसिटीज़ थी जिनके ऊपर हम लोगों ने कुछ ज़्यादा अपना जो ना फोकस रखा, कुछ इधर उधर की चीज़ों के ऊपर। पॉलिटिकल नो डाउट के पॉलिटिकल अनरेस्ट भी रहा मुल्क के अंदर, करप्शन भी रही, सब। हमें इस चीज़ की परवाह ही कोई नहीं है कि कौन हमारे बारे में क्या कह रहा है। और इस वक्त जो डिस्कशन हो रही है वो ये हो रही है कि इंडिया अगर एज ए सुपर पावर इमर्ज होता है तो इट कुड बी अ ट्रबल फॉर द वेस्ट। ठीक है जी। इंडिया G20 की लीडरशिप देख लें कि उन्होंने वो लॉन्च कर दिया है, ठीक है, वो आगे निकल गए हैं। वरना 1993 तक 94 तक साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो या कोई भी मतलब इकोनॉमिकल अगर पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो पाकिस्तान वाज वे अहेड ऑफ टाइम इंडिया से। हम कि ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, लेकिन वो सारा का सारा वो लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट और वो सारा वो नरसिम्हा राव से इस दौर को आप कंपेयर करें ना, वो जितना उन्होंने अपने आप को फैला के बेहतर किए मामलात माशी और बाकी सारे, उतना ही अब वो एक्ट की सीरियसनेस है। वो लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर हमेशा से फोकस करते रहे हैं। उन्होंने, हम लोगों ने देखें ना, हमारी तारीख आप देख लें, हम लोगों ने जब भी बाहर के मुल्कों से कोई भी एड अगर ली भी है तो एड में नो डाउट हम लोगों ने फंडिंग तो ली है उनसे, लेकिन उससे पहले हम लोग क्या लेते रहे हैं, गनशिप हेलीकॉप्टर्स लेते रहे हैं, बख्तरबंद गाड़ियाँ लेते रहे हैं। दूसरे मुल्कों ने ऐसा काम नहीं किया। उन्होंने एकेडमीज़, यूनिवर्सिटीज़ और इंटेलेक्चुअल्स जो थे उनकी टीम को हायर किया। अगर हम सैक्स कह रहा है जी कि 2075 में इंडिया विल बी द सेकंड बिगेस्ट इकोनॉमी। So if this is the story that India is going to be the second biggest economy by 2075 and that China will be the number one economy and the United States will come as a number three economy in the world, if this is so and we are talking एक चीज को आप साबित करते हैं कि आप नहीं कर सकते तो मेहरबानी से छोड़ें, उनको ही करने दें, लेट देम रन द इकोनॉमी। राइट। अब देखिए क्या डिपेंड है कि इंडिया का जो इदारा है इसरो के नाम से, जिसने ये बाकायदा ये सेट जो है स्पेसशिप लॉन्च किया है, और इसी के मुकाबले में हमारा इदारा जिसका नाम स्पार्को है। तो अगर आप थोड़ा सा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में देखें तो हमारे स्पार्को को तकरीबन जो है वो फाउंड हुए हुए इनसे तकरीबन 10-11 साल हो चुके हैं पहले। लोग खास तौर मैशत के बारे में हम लोगों ने साबित कर दिया है कि हम चला नहीं सकते, खुद हम बेकार हैं। इसीलिए 23 दफे हमने जाके IMF को भीख मांगना पड़ा, कहा मदद करो। जय हिंद दोस्तों, नए भारत की नई न्यूज नव इंडिया न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत। दोस्तों, चंद्रयान 3 की सफल लॉन्चिंग और दुनिया भर में भारत के साइंटिस्ट, डॉक्टर, इंजीनियर्स और पेशेवर की कुशल दक्षता देख पाकिस्तान ने आखिर स्वीकार कर लिया है कि भारत से मुकाबला करने के चक्कर में हमने कट्टरवाद और अलगाववाद को ही अपनाया है, जबकि भारत ने शिक्षा और अनुसंधान को वरीयता दी, जिसका नतीजा आज हम सबके सामने है। भारत दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, वहीं पाकिस्तान आज एक एक पैसों के लिए मोहताज हो गया है। दरअसल दोस्तों, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था 60 के दशक तक भारत से बेहतर थी और इसरो से 10 साल पहले ही पाकिस्तान ने स्पेस ऑर्गेनाइजेशन स्पार्क को लॉन्च कर दिया था, लेकिन अब आज भारत हर क्षेत्र में पाकिस्तान से आगे निकल गया है। तो पाकिस्तान मीडिया की टीस साफ तौर से देखी जा सकती है। इसमें नंबर 1 अमेरिका, नंबर 2 USSR, फॉर्मर सोवियत यूनियन नाउ कॉल्ड रशिया, तीसरा चाइना और चौथा इंडिया। मतलब जापान भी नहीं आता, जर्मनी भी नहीं आता, फ्रांस भी नहीं आता, UK भी नहीं आता, कोई मुल्क भी नहीं आता जो चौथे नंबर के बाद कि जिसने चांद पर कदम रखा हो, लेकिन चौथे नंबर पे इंडिया आ चुका है। ठीक है, और आप ये देख लें कि अगर ये दूसरे जितने ममालिक थे, जो इससे पहले 3 ममालिक जिनका मैंने नाम लिया, अगर वो जा रहे थे नॉर्थ की तरफ, तो इंडिया जो वाले थे इन्होंने कहा कि हम साउथ की तरफ जाके एक्सप्लोर करेंगे क्योंकि हमारे साइंटिस्ट को वहाँ पे कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स मिले हैं। ठीक है, अब वो लोगों ने देख लें कि उन्होंने वो लॉन्च कर दिया है, ठीक है, वो आगे निकल गए हैं। वरना 1993 तक 94 तक साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो या कोई भी मतलब इकोनॉमिकल अगर पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो पाकिस्तान वाज वे अहेड ऑफ टाइम इंडिया। सर, हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एक्स मिनिस्टर फवाद चौधरी का कहना है कि जब हम चांद यहाँ से देख सकते हैं तो हमें इतने पापड़ बेलकर चांद पर जाने की क्या ज़रूरत है, यानी इंडिया ने 615 करोड़ ज़ाया कर दिए। आप मुझे एक बात बताएं कि जो मिनिस्टर है वो अगर इस तरह की बैठ के अगर बातें करे या फिर जो इस तरह की मतलब अगर मैं क्या कहूँ,
मतलब अगर उनकी जो है ना वो स्टेटमेंट्स इस तरह की हों तो फिर हम उनसे सीरियसनेस की आगे क्या उम्मीद रख सकते हैं। ठीक है ना, ये बड़ा सीरियस मैटर था, ठीक है ना, जिसको उनको देखना चाहिए था, क्योंकि कोई भी मुल्क जो है वो दुनिया के अंदर कोई भी मुल्क आज आप देख लें वो साइंस और टेक्नोलॉजी के बगैर आगे नहीं जा सकता। ठीक है, आइडियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में कुछ मुल्क जाते हैं, यूएई था पहले तो सऊदी अरेबिया था, बहुत बड़ी मिसाल थी, वो लोग एक ही आइडियोलॉजी के ऊपर चल रहे थे, उनकी मुल्क जो इनकी इकॉनमी जो थी वो थ्राइव कर रही थी, आपको नॉर्मली पता कि ऑयल के ऊपर चल रही थी, सब कुछ चल रहा था। लेकिन अब उनका जो विजन 2030 आ गया, अगर आप उसके पॉइंट्स को भी पढ़ें तो उन्होंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी को भी उसमें इंटीग्रेट कर दिया, तो यानी वो कंसिडर करके बैठ गए हैं। बिल्कुल सर, आपको पता है एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है कि इंडिया की एक प्राइवेट कंपनी फ्रांस की सैटेलाइट लॉन्च करने जा रही है, उन्होंने एग्रीमेंट साइन कर लिया है और ये तारीख में पहली बार होगा कि इंडिया की एक प्राइवेट कंपनी किसी दूसरे मुल्क की सैटेलाइट लॉन्च करेगी। क्या कहेंगे, कितनी बड़ी बात है, एक प्राइवेट कंपनी ये करने जा रही है जो काम आज तक हमारा स्पार्को नहीं कर सका। उसकी वजह है ना, उसकी वजह मैं आपको क्या बता रहा हूँ, उसकी वजह कि उनकी सीरियसनेस है। वो लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर हमेशा से फोकस करते रहे हैं। उन्होंने, हम लोगों ने देखे ना, हमारी तारीख आप देख लें, हम लोगों ने जब भी बाहर के मुल्कों से कोई भी एड अगर ली भी है तो एड में नो डाउट हम लोगों ने फंडिंग तो ली है उनसे, लेकिन उससे पहले हम लोग क्या लेते रहे हैं, गनशिप हेलीकॉप्टर्स लेते रहे हैं, बख्तरबंद गाड़ियाँ लेते रहे हैं। दूसरे मुल्कों ने ऐसा काम नहीं किया, उन्होंने एकेडमीज़, यूनिवर्सिटीज़ और इंटेलेक्चुअल्स जो थे उनकी टीम को हायर किया। अगर हमने उस टाइम में उन लोगों को हायर किया होता, बेहतरीन जो है ना एकेडमिक्स को यहाँ जो है ना वो लाए होते, यूनिवर्सिटीज़ यहाँ बनाई होती, उनके जो थे इंटेलेक्चुअल माइंड्स जो थे वो यहाँ पर आते, पूरी इंटेलिजेंसिया यहाँ पर आती, तो आज यकीन करें आज इस मुल्क के ये हालात ना होते। और जो इतना कुछ लिया भी है, जो इतनी, हमें इस चीज़ की परवाह ही कोई नहीं है कि कौन हमारे बारे में क्या कह रहा है। और इस वक्त जो डिस्कशन हो रही है वो ये हो रही है कि इंडिया अगर एज ए सुपर पावर इमर्ज होता है तो इट कुड बी अ ट्रबल फॉर द वेस्ट। ठीक है जी, इंडिया G20 की लीडरशिप उनके पास आई, चलो दैट डजंट गिव यू ऑल दैट, इंडिया को इतनी ओवरनाइट तो चीज़ें सारी नहीं हो जाती होती, लेकिन दुनिया जो है वो दुनिया, दिस इज़ एन अनसर्टन वर्ल्ड। ठीक है जी, अब क्या इंडिया जो है वो सुपर पावर बनना चाह रहा है। गोल्डमैन सैक्स कह रहा है जी कि 2075 में इंडिया विल बी द सेकंड बिगेस्ट इकोनॉमी। So if this is the story that India is going to be the second biggest economy by 2075 and that China will be the number one economy and the United States will come as a number three economy in the world, if this is so, and we are talking of 50 years ahead, 50 साल बाद की स्टोरी सुना रहे हैं, ठीक है जनाब, तो आप इमेजिन कर लें कि 50 साल बाद क्या होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें जो हैं ये हमें पता चलती हैं कि वो जो आइडिया ऑफ इंडिया है और वो जो मैं उनकी बात बता रहा था, और अभी जो बीजेपी है वो कह रही है कि हमने ये सारी चीज़ें करनी हैं। अब कई लोग कह रहे हैं कि ये दिस इज़ नॉट अ राइट वे। फॉर एग्ज़ाम्पल जो कल्चरल रिलीजियस पेनिट्रेशन है सोसाइटी के अंदर, उससे फिर कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो रही हैं, मुआशरा उस तरह था नहीं जिस तरह वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इफ़ अ कंट्री इज़ अ डेमोक्रेसी एंड द पीपल आर गोइंग बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, दे आर फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन, दे आर गोइंग बाय द बुक, तो मेरा नहीं ख्याल चीज़ें कोई मुश्किल होंगी। लेकिन ये जो इलेक्शंस हैं ऑब्वियसली जो एक नया इत्तेहाद बना है इंडिया, दैट विल डिटर्मिन कि इंडिया जो है वो किसके साथ खड़ा हुआ है। क्या